देखा था पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। और उसमें हमने क्या देखा था, भाग देखा था कि दो पूर्णांकों में जब विभाजन किया जाता है तो किस प्रकार से उनका विभाजन होता है। तो इसमें हमने देखे थे इसके जो भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वह मल्टीप्लिकेशन या गुणा के समान ही होते हैं। उससे हमारा क्या मतलब है कि यदि दोनों समान चिन्ह हैं, यदि दोनों समान चिन्ह या फिर सेम साइन है तो क्या आता है, तो प्लस आता है हमेशा। विभाजन करने पे हमें प्लस प्राप्त होता है। लेकिन यदि दोनों जो चिन्ह है या फिर दोनों जो साइन है वह असमान है तो क्या आता है, तो हमारा माइनस आता है। यह हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सम विषम अभाज्य और भाज्य संख्याएं। इनकी डेफिनेशन देखी थी, इनको पहचानने का तरीका देखा था और इनके उदाहरण देखे थे। तो देखिए सबसे पहले जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सम संख्याएं फिर इवन नंबर्स क्या होती हैं, जिनमें कि दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और इनको ट्रिक क्या थी पहचानने की, जिनके लास्ट में या फिर जिन संख्याओं का इकाई का अंक जो है वह 0, 2, 4, 6, 8 आदि होता है, वह सम संख्या होती थी। फिर देखिए विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का पूरा भाग नहीं जाता है। इनको पहचानने की ट्रिक क्या होती है, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वह हमारी विषम संख्या या फिर ऑड नंबर कहलाती है। फिर आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें केवल और केवल एक का और खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वह हमारी अभाज्य या फिर प्राइम नंबर्स होते थे। फिर हमारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं, जिनमें कि एक और खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए तो वह हमारी भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर होते थे। ये सब हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था। तो चलिए अब इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है रिकॉल टेस्ट का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। हमें क्या बताना है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकंड्स। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, बहुत अच्छे। जिनका भी आंसर नहीं आया है ट्राई करें, ट्राई करें। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 30 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से ट्राई करें। हमें बताना है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकंड्स। ऑप्शन ए दिया है आपको 6 मिनट, ऑप्शन बी दिया है 12 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 16 मिनट और ऑप्शन डी दिया है आपको 36 मिनट। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करें। 15 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सेकंड और मिनट में रिलेशन क्या होता है। यानी कि ये 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, यह आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो हमें पता लगाना है 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 360 में 60 का भाग दे दूंगा।
360 में 60 का भाग दूंगा तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 का भाग किस में दूंगा, 36 में। तो 6 एकम 6 और 6 छंगड़ा 36। तो मेरा उत्तर क्या आया, 6 मिनट। 6 मिनट विल बी माई करेक्ट आंसर। तो उसका मतलब ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 6 विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन ए। अभी आपको कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या था कि आपको पहली 5 अभाज्य संख्याएं पहचाननी थी। ऑप्शंस दिए गए थे आपको। अभी आपको यह क्वेश्चन पोल सेक्शन में आंसर करना है। जिन बच्चों ने घर से सॉल्व कर लिया है वो भी पोल सेक्शन में आंसर करें, और जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो जल्दी से यहीं सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है यहीं पे सॉल्व करें जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें पहली 5 अभाज्य संख्याएं या फिर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ऑप्शंस हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने हैं और सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पिछली क्लास में आपको यह होमवर्क के रूप में भी दिया गया था। अच्छा, काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करें। देखिए, हमें पहली 5 अभाज्य संख्याएं लिखनी है, यानी कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पिछली क्लास में बताए गए थे। चलिए, 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकंड। चलिए, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें पहली 5 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की एक बार डेफिनेशन देखते हैं प्राइम नंबर्स की। वे संख्याएं जो कि केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, या फिर किसी भी और नंबर का उनमें भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने नोट में देखा था, आपको ध्यान हो तो, जो एक होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर, यानी कि ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या होती है। फिर आता है देखिए हमारा दो। दो हम जानते हैं, दो में केवल और केवल एक और दो का ही भाग जाता है, यानी कि एक और खुद का ही भाग जाता है। इसलिए पहली अभाज्य संख्या हो गई हमारी दो। उसके बाद तीन, तीन भी हमारी एक अभाज्य संख्या होती है। फिर आता है देखिए चार। तो चार में हम जानते हैं, क्योंकि एक और चार यानी कि एक और खुद के अलावा दो का भी भाग चला जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसके बाद फिर हमारी संख्या आती है पांच। पांच में भी आप देखोगे तो केवल और केवल एक का और खुद का यानी कि पांच का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर हमारी संख्या आती है छह। तो छह में भी आप देखोगे तो एक और खुद के अलावा यानी कि एक और छह के अलावा दो का भी भाग चला जाता है और तीन का भी भाग चला जाता है। तो इसका मतलब यह भी हमारी भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य। फिर हमारी संख्या आती है सात। तो सात में भी केवल केवल एक और खुद यानी कि सात का भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो सात भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। फिर आती है देखिए आठ। आठ में भी एक और आठ के अलावा दो का भाग चला जाता है, चार का भी भाग चला जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। फिर हमारी संख्या आती है नौ। तो नौ में भी देखिए एक और खुद के अलावा यानी कि एक और नौ के अलावा तीन का भाग चला जाता है, इसलिए नौ भी भाज्य संख्या होगी। फिर आती है हमारी संख्या 10।
तो 10 में भी हम देखेंगे तो 1 और खुद के अलावा यानी कि 1 और 10 के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है। तो इसका मतलब यह भी हमारी भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य। फिर हमारी लास्ट में संख्या आती है 11। 11 को अगर आप देखोगे तो इसमें केवल और केवल 1 का और 11 का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो ये देखते हैं हमें कौन से ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो आपको यह पांचों प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करेंगे। 42 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या। चलिए, इसके लिए 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे आंसर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। आपको भाज्य संख्या की डेफिनेशन देखनी है, भाज्य संख्या क्या होती है और किस प्रकार से भाज्य संख्या को पहचाना जाता है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, तो अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है। किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, वह हमारी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो देखिए, एक और खुद के अलावा, एक तो हम जानते हैं ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट, यानी कि ना तो हमारी भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या। तो एक तो हमारी कुछ भी नहीं होती है। फिर हमने देखा 2 और 3। 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल और केवल एक का और खुद का भाग जाएगा और किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। यह हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। फिर आता है 4। तो 4 में अगर आप देखोगे तो 1 और 4 यानी कि एक और खुद के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है। तो इसका मतलब यह हमारी भाज्य संख्या होगी या फिर यह हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसमें एक और खुद के अलावा 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी 4 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन बी 4। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है। पहले आपको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर। हमें सम अभाज्य संख्या के बारे में बताना है। चलिए, इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट है।
पूरा 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? हमें एक सम अभाज्य संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन डी है आपका 0। वेरी गुड। किसी एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें। देखिए, आप डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो कि नोट्स में आपको अभाज्य संख्याओं की क्या डेफिनेशन बताई गई है। वैसे तो काफी काफी बार हमने इसी क्लास में भी रिवीजन कर लिया है अभाज्य संख्याओं का। चलिए 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर? तो देखिए दो चीजें हमें दी गई हैं, एक तो सम संख्या होनी चाहिए और एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये दो चीजें हमें बतानी है। तो आपको ध्यान हो तो दो के अलावा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज मेरी आ रही है? अच्छा कमेंट करके बताइए बाकी के बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जल्दी से वाई और अन लिख के बताएंगे कमेंट में। यस मेरी आवाज आ रही है। श्री भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, या तो आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे या फिर आप एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो सम और एक अभाज्य। तो देखिए हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? केवल और केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें दो का भाग तो चला ही जाएगा। इसलिए केवल और केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही उत्तर होगा। उसके अलावा आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये चीज हमने नोट में भी देखी थी कि देखिए जो 4 है यह हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है। फिर 6 भी हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 और 3 का भाग चला जाता है। फिर देखिए 0 भी हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बचा? ओनली दो ही एक ऐसी संख्या बचा जो कि हमारी क्या है? अभाज्य है या फिर प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन 43 का हमारा सही आंसर हो गया है ऑप्शन ए। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, और सभी बच्चों को पुल सेक्शन में आंसर करना है। यस श्री भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या या फिर और कोई प्रॉब्लम है? यस शमशेर सिंह की आईडी। ठीक, शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? चलिए कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन 44 को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 1 मिनट है आपके पास, लेकिन आपको ध्यान से सॉल्व करना है। पहले आप देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में और क्या आपसे पूछा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा शमशेर सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप लास्ट क्लास में उपस्थित थे क्या? लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से। अच्छा लास्ट क्लास में आप थे। क्वेश्चन 43 की बात कर रहे हो या फिर क्वेश्चन 44 को? क्वेश्चन 43 समझाने के लिए बोल रहे हो या फिर क्वेश्चन 44? कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए 43 या 44।
यानी कि 43 या फिर 44। कौन से क्वेश्चन के लिए आप समझाने के लिए बोल रहे हो? 44, 44, 44 तो अभी बताया ही नहीं है ना, अभी तो आपको सॉल्व करना है 44। अभी तो 44 को सॉल्व किया ही नहीं है। क्वेश्चन अभी आपको दिया गया है, अभी आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है जो कि 5 से विभाजित है? वी हैव टू टेल द नंबर विच इज ऑड प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाई 5। अच्छा 43, ठीक है, मैं 43 एक बारी इस क्वेश्चन के बाद में समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में मैं 43 समझा दूंगा दोबारा से। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से, 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं इसके लिए मैं। अभी सभी बच्चे 44 को सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। 10, 10 सेकंड। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत ही ध्यान से, तो आपका आंसर बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछा है कि हमें एक विषम अभाज्य संख्या बतानी है जो कि 5 से विभाजित हो। तो हम देखते हैं, देखिए ऐसी कौन सी विषम अभाज्य संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो हमने ऑप्शंस देखे, तो ऑप्शन ए देखा, तो देखिए यह 5 से विभाजित तो है लेकिन यह ना तो विषम है क्योंकि 10 है, 10 एक हमारी सम संख्या या फिर इवन नंबर होता है, और ना ही यह अभाज्य है क्योंकि यह 5 और 2 से भी विभाजित होती है, इसलिए यह हमारी भाज्य यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो यह तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। उसी प्रकार से बी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि बी में भी आप देखोगे तो 1 और 15 यानी कि 1 और स्वयं के अलावा 5 का भाग जाता है। तो इसलिए यह भी हमारी क्या है, यह भी हमारी भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए यह भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी भी तो हमारा क्या है, 5 से विभाजित है, यानी कि यह भी हमारी एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 5, 5 केवल और केवल एक और खुद यानी कि 5 से विभाजित है, इसके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है और यह विषम भी है। और देखोगे तो पूछा है हमसे 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो यह 5 से विभाजित भी है। तो इसमें सारी कंडीशंस हमारी लग रही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसका भी सही है बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। देखिए अगर आपका सही है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अगर नहीं है तो जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आया जहां भी आपने गलती की है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी के समझ में आया तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन 43 को और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखिए क्वेश्चन 43 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको बतानी है एक सम अभाज्य संख्या। वैसे तो हमने ये नोट में भी देखा था कि केवल और केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है, वरना तो सारी जो सम संख्या होंगी आगे 4, 6, 8, 10, ये सभी जो भी संख्याएं सम संख्या ये हमारी भाज्य होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक और खुद के अलावा दो का भाग तो सभी में चला ही जाता है, दो से तो सभी विभाजित होती हैं। इसीलिए ये ओनली हमारी दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ही देखना था, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया था, इसका आंसर हमारा आ गया था ऑप्शन ए। चलिए, अभी हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। अच्छा, अब संख्या रेखा क्या होती है? तो देखिए, जब हम किसी भी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं या फिर संख्याओं को दर्शाते हैं, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखाओं को हम किस प्रकार दर्शाएंगे एक संख्या पर, सॉरी, किसी भी संख्या को हम एक रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, यह ध्यान रखना है, संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। क्रम के अनुसार से क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, तो संख्या रेखा को हम किस प्रकार से बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीरो को अंकित करेंगे या फिर जीरो को दर्शाएंगे। तो हमने कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क किया। अच्छा, इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल ही रहा हूँ, पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन हमारी होती है कि जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यानी कि हम हमारी संख्याओं को एक रेखा पर प्रदर्शित करें या फिर अंकित करें। तो इसका प्रोसेस क्या होता है या फिर इसका तरीका क्या होता है बनाने का? सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे या फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस पर सबसे पहले हम जीरो को ड्रॉ करेंगे या फिर जीरो को अंकित करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे उसके एक फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि कुछ दूरी पर हम एक को दर्शाएंगे या फिर वन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जीरो और वन के बीच की दूरी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि एक मात्रक दूरी कहते हैं। जीरो और एक के बीच की जो दूरी आई है उसे हम एक मात्रक दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। अब उसके बाद देखिए, जीरो आ गया, वन आ गया, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम टू लिखेंगे। तो टू को हम कितनी डिस्टेंस पे लिखेंगे? टू को हम उतनी ही डिस्टेंस या फिर उतनी ही दूरी पर लिखेंगे जितनी की दूरी पे हमने जीरो से वन को लिखा है। जीरो से वन को जितनी दूरी पे लिखा है उतनी ही दूरी को वन से टू तक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फिर इसके बाद टू को लिखेंगे। तो देखिए, जितनी दूरी या फिर जितनी डिस्टेंस जीरो से वन तक है उतनी ही डिस्टेंस आपकी वन से टू तक होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच की भी दूरी को हम एक मात्रक दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। तो देखिए, यूनिट डिस्टेंस को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच की दूरी, दो लगातार यानी कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह हमारी क्या होगी? यूनिट डिस्टेंस या फिर एक मात्रक दूरी होगी। तो देखिए, चाहे तो आप जीरो से वन तक के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए या फिर वन से टू तक की या फिर टू से थ्री तक की, ये जो सभी डिस्टेंस होंगी ये एक मात्रक दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस होंगी। तो देखिए, हमने टू को रिप्रेजेंट कर लिया, फिर हम एक दूरी पे जो कि हमारी एक मात्रक दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस होगी, तो यूनिट डिस्टेंस के बाद फिर हम थ्री को रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर से एक यूनिट डिस्टेंस के बाद हम फोर को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम आगे तक चलते रहेंगे और हमारी पूरी संख्या रेखा बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, हमने फिर यहाँ पे दो को भी किया और इतनी ही दूरी ली जितनी की हमने यहाँ पर दूरी ली थी। इसी प्रकार से हम आगे तक चलते चलते संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन पर या फिर एक रेखा पर। अच्छा, देखिए, यहाँ पे हमने पांच तक तो लिया है, पांच तक तो हमने रिप्रेजेंट किया है, उसके आगे यह डॉट डॉट यानी कि बिंदुओं को लगा दिया है। इन बिंदुओं से क्या मतलब है? इन बिंदुओं से मतलब है कि यह संख्या रेखा हमारी आगे तक चल रही है, यानी कि यह पांच के बाद भी लगातार आगे तक चल रही है। ठीक है। तो यह हमारी संख्या रेखा होती है या फिर नंबर लाइन होती है। अच्छा, अब आप ध्यान दे सकते हैं कि संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, यानी कि हमने जीरो से शुरुआत की और जीरो से वन टू थ्री फोर जो राइट साइड है यानी कि दाईं तरफ है उधर हम बढ़ते ही चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह संख्या रेखा केवल पांच पे आके खत्म हो गई है या फिर ये नंबर लाइन ओनली फाइव तक है। यह आगे तक भी चल रही है, कंटिन्यूअसली आगे तक चल रही है। यह बिंदु बिंदु वही दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नीचे दी हुई पूर्ण संख्याओं के लिए है हमारी संख्या रेखा। यह जो आपको संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन दी गई है, यह हमारी पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स के लिए है।
अब यह कैसे पता लगा? होल नंबर्स क्योंकि हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो देखिए यह संख्या रेखा जो नंबर लाइन है वह भी जीरो से स्टार्ट हो रही है और इन आगे तक चलती जा रही है क्योंकि ये डॉट 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 हमें दिए गए हैं। तो यह जो हमारी नंबर लाइन है या फिर यह जो संख्या रेखा है, यह हमारी पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स के लिए है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए कोई नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए या फिर नंबर लाइन बनाइए नेचुरल नंबर्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद देखिए मैं वन से स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे वन से स्टार्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वन लिखा, यहाँ पे टू लिखा, यहाँ पे थ्री लिखा, यहाँ पे फोर लिखा, यहाँ पे फाइव लिखा और इस तरीके से आगे तक लिखता जाऊंगा। वह मेरी क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्याओं के लिए संख्या रेखा या फिर नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन हो जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो दूरी हो, अच्छा यह सभी बच्चे स्केल से ड्रॉ करेंगे। स्केल से क्यों ड्रॉ करेंगे? जिससे कि इन दोनों के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में समान दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस आ सके। इन एक और दो के बीच में, दो और तीन के बीच में, तीन और चार के बीच में, इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस या फिर दूरी हो वह समान हो। ठीक है। और हमेशा प्राकृत संख्याओं के लिए जो संख्या रेखा होगी वह एक से शुरू होगी, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा जीरो से स्टार्ट होगी और राइट की साइड यानी कि दाईं तरफ बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है। तो यह तो हमारी थी पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा। चलिए अभी हम देखते हैं बिंदु एक और चार के बीच की दूरी क्या होगी। अभी तक तो हमने देखा जीरो और एक के बीच की दूरी, फिर एक और दो के बीच की दूरी, तो इन सभी के बीच की दूरी तो यानी कि दो लगातार आने वाली संख्याओं या फिर दो लगातार आने वाले नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वह तो हमारी यूनिट डिस्टेंस थी, यानी कि एक मात्रक दूरी थी। अभी हम एक और चार के बीच की दूरी देखते हैं। तो देखिए एक से दो पे गया तो हमारी एक यूनिट डिस्टेंस आई, फिर दो से तीन पे गया तो हमारी एक यूनिट डिस्टेंस आई और तीन से चार पे गया तो एक यूनिट डिस्टेंस आई। तो इसका मतलब एक से चार तक कितनी यूनिट डिस्टेंस आई? एक ये आई प्लस एक ये आई प्लस एक ये आई, तो टोटल कितनी आई? टोटल तीन यूनिट डिस्टेंस हमारी आई है एक से चार के बीच में। तो एक पहला मेथड तो यह है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक करके यूनिट डिस्टेंस को नाप लें और फिर डायरेक्ट उनको जोड़ दें। दूसरा मेथड आपका क्या है? दूसरा मेथड आपका यह है कि आप डायरेक्ट बिंदुओं को घटा दें, यानी कि एक और चार के बीच की दूरी निकालनी है तो चार में से हमने एक को क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? डायरेक्ट तीन यूनिट डिस्टेंस। यानी कि चार और एक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? थ्री यूनिट डिस्टेंस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आप इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन द्वारा भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यह मेथड थोड़ा क्या पड़ता है? लंबा पड़ता है। मान लीजिए आपसे एक और 17 के बीच यानी कि 1 और 17 के बीच की डिस्टेंस पूछता, तो आप या तो एक एक करके सबको जोड़ते रहते, पहले 1 से लेके 17 तक जाते फिर उनको ऐड करते, या फिर आप डायरेक्ट 17 माइनस 1 बराबर 16 यूनिट डिस्टेंस यानी कि इकाई मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 16 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। चलिए यहां तक बताइए, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? नंबर लाइन बहुत ही आसान है। एक लाइन लेनी है, उस पे हमें आगे बढ़ते हुए नंबर्स को लिखते हुए चले जाना है, समान डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? तो देखिए यह तो हमारा हो गया एक और चार के बीच की दूरी कितनी हुई? तीन मात्रक हो गई थी। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 45। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकंड रुक रहा हूं इसके लिए मैं, 30 सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45, हमें संख्या रेखा पर या फिर नंबर लाइन पर 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड 7। और यह किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए एक मेथड तो क्या है, हम एक एक करके सभी के बीच की दूरी निकालें। हम 2 से शुरुआत करनी है हमें, तो हम 2 को पकड़ लेते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से पहले 3 पे गए, यह 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई। फिर 3 से 4 पे गए, यह भी 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई। फिर 4 से 5 गए, यह भी 1 हो गई। 5 से 6 गए, फिर यह भी 1 हो गई। और 6 से 7 यूनिट डिस्टेंस गए, यह भी 1 हो गई। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी को जोड़ देंगे तो यह हमारी क्या आ जाएगी, 5 इकाई मात्रक, यानी कि 5 यूनिट डिस्टेंस। एक तो हमारा तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। 2 और 7 के बीच की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 7 में से 2 को घटा दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 यूनिट डिस्टेंस शुड बी माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 5 मेरा सही उत्तर होगा। चलिए तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 5। अभी हम देखते हैं, अभी हमने क्या चीजें, हमने देखा कि हम नंबर्स को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमेशा जो बढ़ती हुई संख्याएं हैं वह दाईं तरफ है, यानी कि जैसे हम राइट साइड जाते हैं, यानी कि इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो हम संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए जाते हैं। तो अभी देखिए क्या क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन है 7 जो है वह संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या फिर बाईं ओर, यानी कि राइट साइड आएगा या फिर लेफ्ट साइड। चलिए आप बताइए कमेंट में, 7 जो है वह हमारा 4 के दाईं तरफ आएगा या फिर बाईं ओर। जो भी बच्चे बोलते हैं राइट साइड यानी कि दाईं तरफ आएगा वह आर लिखेंगे, और जो बोलते हैं लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ आएगा वो एल लिखेंगे। चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा आप शायद कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, 1 मिनट, अभी आप कमेंट कर सकते हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि जो 7 है वह राइट साइड आएगा या फिर लेफ्ट साइड। ध्यान से कमेंट करेंगे। अच्छा देखिए अगर आपको गलत भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, यह अभी आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो काफी बच्चों ने लिखा है राइट साइड आएगा, एक दो बच्चों ने लिखा है एल यानी कि लेफ्ट तरफ आएगा। तो देखिए हम देखते हैं, चलिए किस तरफ आएगा। देखिए हमने इस प्रकार से संख्या रेखा बनाई थी, जब हमने 0 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने नंबर्स को लिखा था। तो आप अगर इस चीज ध्यान से देखेंगे तो जब भी हम इधर की तरफ बढ़ते हैं राइट साइड यानी कि दाईं तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी संख्याएं जो हैं, संख्याएं हमारी क्या होती हैं या फिर नंबर्स हमारे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इधर राइट साइड जाने पे हमारी संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए हम देख सकते हैं कि जो 7 है हमारा, 7 भी जो 4 के किस तरफ आया है, राइट साइड में आया है, यानी कि दाईं तरफ आया है। तो यहां से हम देखो एक चीज निकाल सकते हैं, एक चीज क्या निकाल सकते हैं, एक चीज यह निकाल सकते हैं कि हमेशा राइट साइड जाने पे यानी कि दाईं तरफ जाने पे हमें हमेशा बड़ी संख्या मिलेगी, यानी कि लार्ज नंबर मिलेगा। राइट साइड जाने पे हमें हमेशा लार्ज नंबर मिलेगा। या फिर हम इसके जस्ट अपोजिट या फिर विपरीत भी बोल सकते हैं, क्योंकि राइट साइड जाने पे लार्ज नंबर मिल रहा है तो लेफ्ट साइड जाने पे हमें क्या मिलेगा, स्मॉल नंबर मिलेगा, यानी कि छोटी संख्या मिलेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नंबर लाइन पर राइट साइड जाने पे तो बड़ी संख्या और लेफ्ट साइड जाने पे छोटी संख्या मिलती है। यह सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए इसी पर आधारित अब एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे किस नंबर के बारे में पूछा गया है, 2 के बारे में या फिर 7 के बारे में? काफी बच्चे इसमें जल्दबाजी में गलती करेंगे, काफी बच्चे गलती करेंगे, इसीलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि आपसे 2 के बारे में पूछा है या फिर 7 के बारे में। अच्छा, सभी बच्चों को ट्राई करना है, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करें। चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें। देखिए 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए आप आंसर नहीं करोगे तो आपके क्लास में आने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को सीख ही नहीं पाओगे जब तक आप आंसर नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सही ही आंसर करना है, आप कोशिश कीजिए आपका आंसर सही हो, अगर गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है। आंसर करने की आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पे। और फिर अगर आंसर गलत भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें बताना है संख्या रेखा पर 2 जो है वह 7 के किस ओर स्थित है। यानी कि हमें 2 के बारे में बताना है कि जो 2 है वह 7 के किस तरफ आएगा। अब हम जानते हैं 2 जो है वह छोटी संख्या है, 7 से छोटी यानी कि स्मॉल नंबर है। और जो स्मॉल नंबर होता है वह किधर की साइड आता है, बाईं तरफ आता है, यानी कि लेफ्ट साइड आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब काफी बच्चों ने क्या समझा है, काफी बच्चों ने समझा है कि यह 7 के बारे में पूछ रहा है कि 7 किस तरफ आता है। तो उन्होंने क्या किया है, 7 है तो बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या किस तरफ आती है, दाईं तरफ यानी कि राइट साइड आती है। तो उन्होंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया है जो कि गलत है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। चलिए तो इसका तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया है, बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे सामने एक और क्वेश्चन निकल के आता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि क्या हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं, यानी कि केवल होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम नंबर लाइन पर? तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। हम आगे यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। वो कैसे, तो चलिए अब उन्हें देखेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो भी ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं वह 0 से छोटे होते हैं। सारे जो भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव वह 0 से छोटे होते हैं। और चलिए आप कमेंट करके बताइए, अगर नेगेटिव नंबर्स छोटे हैं तो वह 0 के लेफ्ट साइड आएंगे या फिर राइट साइड आएंगे? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जो नेगेटिव नंबर्स होंगे यदि वो 0 से छोटे हैं तो वो लेफ्ट साइड आएंगे या फिर राइट साइड आएंगे? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अभी हमने पढ़ा है कि जो छोटी संख्याएं होती हैं किधर की साइड आती हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो नेगेटिव नंबर्स यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वह 0 के लेफ्ट साइड आएंगी या राइट साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए 0, हम जानते हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं वह 0 से छोटे होते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको यह याद रखना है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह सभी 0 से छोटी होती हैं, और जितनी भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं वह सभी 0 से बड़ी होती हैं। तो क्योंकि ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी है तो वह सभी लेफ्ट साइड आएंगी, ना कि राइट साइड। तो देखिए हम किस प्रकार से उनको बना सकते हैं। अभी तक देखिए हमने बस यहां तक बनाई थी हमारी संख्या रेखा, 0 से शुरू कर रहे थे और 1 2 3 4 आगे जा रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्या को भी दर्शाना चाहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वह हमारी 0 के उल्टी तरफ यानी कि बाईं तरफ आएंगी। तो देखिए यह सारे नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3, यह हमारी सारी
बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड आई है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह हमारी जो है कंप्लीट नंबर लाइन है। अच्छा देखिए, यहाँ भी डॉट 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 यानी कि बिंदु 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 लगे हैं, तो इनका भी मतलब यह है कि लेफ्ट की साइड भी संख्या रेखा आगे तक चल रही है, और राइट में भी है तो राइट में भी संख्या रेखा आगे तक चल रही है। राइट में यानी कि इस तरफ जो है वह हमारे कैसे नंबर है, धनात्मक नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जो है वह आगे तक चल रहे हैं। और इधर की साइड क्या है, इधर की साइड है हमारे सारे ऋणात्मक नंबर, जो कि यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जो कि आगे तक चल रहे हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इस पूरी नंबर लाइन में देखिए हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। तो यह हमारी पूरी कंप्लीट नंबर लाइन हो गई या फिर संख्या रेखा हो गई। तो अच्छा देखिए, अब नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है, तो इन संख्याओं के समूह या फिर इन ये जो भी नंबर्स हैं इनके ग्रुप को आपको पता है इंटीजर्स कहते हैं या फिर पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए हमने एक तरीके से तीनों प्रकार की जो हमारी संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या, दूसरी हमारी होती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, और तीसरी होती है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तीनों ही प्रकार की संख्याओं के लिए हमने संख्या रेखा बना ली है, या फिर तीनों प्रकार की संख्या रेखाओं को हम तीनों प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल ऐसा नहीं है कि केवल पूर्ण संख्या या फिर पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बना सकते हैं, हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स को भी संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर जीरो के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस इज आवर जीरो, यहाँ पे जो भी है वह धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको यह समझ में आई नंबर लाइन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, नंबर लाइन आसान लगता है सभी बच्चों को, जनरली नंबर लाइन जो है वह बहुत ही आसान टॉपिक लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपको सॉल्व करना है और आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 47 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यार या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो हमें -2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको ऑप्शंस वो सेलेक्ट करना है जिसमें कि -2 को सही रिप्रेजेंट किया गया है। -2 में -2 को संख्या रेखा पर सही रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या दिया गया है, -2 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर लाइन देखते हैं, क्या नंबर लाइन हमें सही दी गई है ऑप्शन ए में। तो देखिए जीरो है, जीरो के बाद 1 है, राइट में 2 है, और फिर जीरो के लेफ्ट साइड में -1 है, -2 है, -3 है। तो नंबर लाइन तो हमें सही दी गई है। इनफैक्ट नंबर लाइन अगर आप देखोगे तो हमें चारों ही जो हमारी चारों ही ऑप्शंस में नंबर लाइन तो सही दी गई है। अब हम देखते हैं कि क्या -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है। तो -2 को यहीं पे ही ये जो रेड कलर का गोला है या फिर रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, तो हमें -2 को ही निरूपित करना था, यानी कि -2 को ही रिप्रेजेंट करना था। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। अभी ऑप्शन बी में अगर मैं देखूं तो देखिए इसमें 2 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि गलत है, हमें -2 को करना है। ऑप्शन सी में -1 को किया गया है और ऑप्शन डी में -3 को किया गया है।
तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए, इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। 3 जो है वह किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। अच्छा, आप नीचे संख्या रेखा आपको दी गई है जिसमें से कुछ कुछ जो संख्याएं हैं वह मिस करी गई हैं, कुछ कुछ संख्याएं छोड़ी गई हैं। तो आपको सबसे पहले यह देखना है 3 कहाँ आएगा और किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से 20 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड। चलिए, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें 3 बताना है, 3 किन दो संख्याओं के बीच है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं संख्या रेखा पे 3 आएगा कहाँ पे। देखिए, 0 है, 0 के बाद क्या आएगा? एक पॉइंट बना हुआ है, इसके बाद एक और पॉइंट है, तो 2 बना हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी नंबर लाइन होगी। 3 हम देख लेते हैं। 3 हमारा ये रहा, ये किन दो संख्याओं के बीच है? 2 एंड 4 के बीच। तो 2 एंड 4, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, तो यह तो हमारा आज की क्लास। अच्छा, हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अभी हो नहीं पाएगा। चलिए, एक काम करते हैं, इसकी छोटी सी झलक देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सबसे पहले तो जो संख्या होगी अभाज्य होगी। अभाज्य मतलब प्राइम होगी, यानी कि उसमें केवल और केवल एक का और खुद का भाग जाएगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? हम किसी भी संख्या को उसके खंड यानी कि ऐसे टुकड़ों के गुणा के रूप में लिखेंगे। ऐसे खंड यानी कि टुकड़ों के गुणा के रूप में लिखेंगे जो कि क्या हो? अभाज्य हो, यानी कि जो कि प्राइम हो, वह हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अच्छा, अब एक उदाहरण देके समझते हैं क्या है इसका मतलब। मान लीजिए कोई एक संख्या है 4, मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए, 4 को मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ। 4 को मैं 1 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं 4 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं देखता हूं मेरे अभाज्य गुणनखंड इन तीनों में से कौन से होंगे, क्योंकि मैंने इन तीनों को क्या गुणा के रूप में लिखा है, गुणन के रूप में। और हमारे नाम में भी अगर आप देखोगे तो गुणन आ रहा है। तो मतलब मुझे किसी एक संख्या को, यहाँ पे मैं किसको कर रहा हूँ? 4 को। मुझे किसी एक संख्या को उसके भागों में या फिर उसके छोटे टुकड़ों के गुणा के रूप में लिखना है, जो कि क्या हो? अभाज्य हो। तो देखिए, मैंने इसे टुकड़ों के रूप में तो लिख दिया, टुकड़ों के गुणा के रूप में तो लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या अभाज्य है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ना तो हमारा 1 ही अभाज्य होता है और ना ही 4 ही अभाज्य होता है। तो इसका मतलब यह तो हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 और 4 है, तो यह भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 2 और 2 है, और हम जानते हैं 2 क्या होती है? 2 हमारी एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होता है। तो क्या हम 2 को बोल सकते हैं कि ये इसके एक अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर होंगे? बिल्कुल। 2 इंटू 2 जो होगा हमारा प्राइम फैक्टर्स होंगे, किसके? 4 के। क्यों? क्योंकि एक तो ये देखिए, इनके गुणा के रूप में लिखा गया है, और यह हमारे अभाज्य हैं। प्रत्येक संख्या 2 और 2 हमारी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हमारे ये क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इस पे एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए 6 है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं,
ऑप्शन ए है, और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका आपको। जो 6 है उसके आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स 6 के बताने हैं, यानी कि 6 के। ऑप्शन ए है 1 इंटू 6, ऑप्शन बी है आपका 6 इंटू 1, ऑप्शन सी है आपका 2 इंटू 3, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। जल्दी से सभी बच्चे 6 के प्राइम फैक्टर्स बताएंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जो 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, 2 इंटू 3। क्योंकि देखिए 2 इंटू 3 का गुणा करने पे क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यह तो सही है, यह 6 के गुणा के रूप में ही लिखे गए हैं। और देखिए 6 पहला ऑप्शन क्यों सही नहीं है? क्योंकि ना तो एक अभाज्य है ना ही 6। फिर ऑप्शन बी में भी ना एक अभाज्य ना 6। ऑप्शन सी में 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, यानी कि प्राइम नंबर्स है। तो इसका मतलब इसका हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स को निकालते कैसे हैं वह हम अगली क्लास में सीखेंगे। प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।